ये बताइए जरा, हम वाइफ स्वैपिंग पे ही वापस आते हैं। जैसे हम कैसे समझें, क्योंकि कुछ लोग हमारे आसपास अच्छे लोग भी हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं आसपास हमारे कि वो वाइफ स्वैपिंग कर रहे हैं और हम उनको पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये इसका जो जाल है आप नहीं दिन पर पहचान दिन। पाएंगे। तो इसका कोई क्लू हमारे दर्शकों के लिए कैसे, मतलब क्योंकि आपने देखिए इस पर रिसर्च मैं किया है, पहचान लूंगी। तो आप पहचान लेंगी तो थोड़ा हमारे दर्शकों को भी तो बताइए। अच्छा, मैं ताकि किस्सा उनको पता बताती रहे। हूँ। मैं किस्सा बताती हूँ। जी। आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया है, किसी ने पूछा नहीं था अब तक। जब मैंने स्टोरी कर ली थी तो नोएडा के सेक्टर 18 के बरिस्ता में मैं बैठी हुई थी, मेरे फ्रेंड्स के साथ में, उनकी मदर बैठी थी, हम लोग बैठे बातें कर रहे थे। उसी वक्त अचानक से वहाँ पे मैंने नोटिस किया 2-3 गाड़ियाँ आई जिसमें से कुछ कपल्स निकले। वो कपल इसी एज ग्रुप के थे। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला, क्योंकि उन दिनों मेरा दिमाग 11 महीने स्टोरी पे काम करने के बाद समझो कि मैं सिर्फ इसी में चली गई थी। ये देखती थी कि कौन क्या कर रहा है, मतलब मुझे खुद बहुत एक मेंटल बैलेंस करने की जरूरत पड़ी ऐसे लोगों से मिलने के बाद। तो मैंने कहा ये जो लोग आए हैं ना, ये वाइफ स्वैपिंग कर रहे हैं। तो बोला तुम क्या बातें करती हो, तुम ऐसी स्टोरी कर रही हो, ऐसे तुम्हें दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ये वाइफ स्वैपिंग कर रहे हैं, आप ऐसे चेक करना, ये जब जाएंगे देख लो, अभी ये जैसे कपल्स उतर रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं जाएंगे, ये चेंज होंगे। और वो चेंज हुए। वो हैरान था। उसने तो खैर उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई ऐसा भी होता है, लेकिन ग्रुप फ्रेंड्स भी हो सकते हाँ, हैं। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि लोग करते हैं, हर तरह के क्लास में करते हैं। कोई बोल में चाबी डाल के करता है ना, कोई अलग तरीके से करता है, कोई अलग तरीके से, मतलब अलग अलग। कोई गाड़ी के रंग बदलने की तरह बीवी बदल देता है, गाड़ी की चाबी से बीवी बदल देता है। यहाँ पर ये लोग बदलते हैं ऐसे कि भाई ये मिलते हैं आपस में, जो रूरल एरिया में है वो इस तरह की पार्टीज में नहीं जाते हैं, पहले मैं आपको बता दूं। हाँ, ये क्योंकि वो पार्टी में जाएंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे। ये 1-on-1 मिलते हैं। क्योंकि जो मैंने तमाम जगह आपको बताई, रोहतक, अलवर, मेरठ, हल्द्वानी, सोनीपत, ये पूरा एक नेटवर्क था। दिस वॉज वन नेटवर्क। ये सब मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन 1-on-1 मिलते थे। लेकिन मैंने क्या किया फिर, क्योंकि मेरे बॉस ने कहा कि अब तक तुम इनसे 1-on-1 मिल चुकी हो, अब एक काम करो, इन सबको इकट्ठा बुलाओ और देखो ये आपस में कैसे बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सोनीपत के एक हरियाणा टूरिज्म का एक रिजॉर्ट हुआ करता था वहाँ पे, तो हाईवे पे मैंने वहाँ पर इन सब कपल्स को बुलाया। क्योंकि जो सोनीपत वाली लेडी थी वो प्रेग्नेंट थी, कई महीने हो चुके थे। तो मैं उसके लिए मेरे मन में बहुत तकलीफ थी, क्योंकि उसका पति उसे समझता नहीं था, उसे नीचा दिखाता था और इस गंदगी में उसे ला करके बताता था कि तुम अब पाक साफ हो गई हो, मेरे स्टैंडर्ड पे आ गई। तो मुझे उसके लिए सिंपैथी बहुत थी, तो मैंने वहीं रखा सोनीपत में उस पार्टी को। अब पार्टी में सब लोग आए, सब लोग मिले वहाँ पर, और जब वो मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उनका आपस में जो मुलाकात है वो हम नोटिस करे थे, उसको हमने रिकॉर्ड किया कैमरा में। उनमें से एक कपल दिल्ली से था जो कहता है कि क्या प्लान है बता दीजिए, क्योंकि 6 बजे के बाद हमारे घर में कोई बाहर नहीं रहता। बच्चों के लिए उन्होंने रूल बनाया है, शाम को 6 बजे के बाद बाहर नहीं रहोगे, और खुद वाइफ शॉपिंग कर रहे हैं। ये हमारे आपके पापा मम्मी कहते हैं ना 6 बजे के बाद बेटा बाहर नहीं रहना, सेफ नहीं है। इनका क्या करें? पर्दे की आड़ में देखिए। मैं आपको एक और किस्सा बताती हूँ इसी में, इन्हीं कपल्स में। एक कपल था हल्द्वानी का, सरदार जी थे वो। तो वो क्या करते थे कि उनको बहुत डर था मन में, वो अपने बच्चों को, मतलब ये सारे लोग कभी अपने बच्चों के सामने बोल नहीं सकते। ये इनके लिए ऐसा है जैसे कि मर जाएं और दूसरा जन्म ले लें, सब क्लीन कर दें, लेकिन बच्चों को नहीं बताएंगे, क्योंकि बच्चों के सामने लोग आइडियल पेरेंट्स हैं, गुड मम्मी पापा, ठीक है। तो ये अपने बच्चों को नहीं बता सकते। तो इन्होंने क्या बताया कि हम अपने बच्चों को रूम में बंद कर देते, क्योंकि छोटे थे तब उनके बच्चे, बाहर से लॉक कर देते जब वो सो जाते हैं, दूसरे कमरे में वो नहीं आ सकते हैं तब। तो मतलब ये लोग किटी पार्टी से इनको आदत पड़ी थी हल्द्वानी में। आप जिस नोएडा में बैठी हैं, आप क्या सोचती हैं इस नोएडा में कितने कपल होंगे? यही मेरा सवाल भी था नोएडा और दिल्ली को लेकर, कि क्या लगता है नोएडा दिल्ली में तो पहले ही ये आया होगा मामला, तो ये नोएडा दिल्ली में किस तरीके से ये वाइफ स्वैपिंग होती है, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? कैसे समझे कि नोएडा और गुड़गांव में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा, दिल्ली में नहीं, दिल्ली में इतनी नहीं है। ओह, नोएडा में है। अब आप समझिए क्यों है। क्या है कि नोएडा और गुड़गांव वो जगह है जहाँ बहुत सारे लोग नए आके बस रहे हैं और पुराने भी हो गए हैं, तो एक दूसरे से ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं, पड़ोसी उस पर इतना नज़र नहीं रखता। दिल्ली के अगर सिस्टम में अंदर जाके देखें, मैं ये नहीं कह रही वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन दिल्ली के अंदर सिस्टम में जाके देखें तो लोग एक दूसरे पर घरों के आसपास जानकारी रखते हैं, सारी चीज़ें। इन लोगों को ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो इनसे ज़्यादा ताल्लुक़ ना रखें, जिनसे ताल्लुक़ रखें वहाँ अपने ख्वाहिशें पूरी करें। क्योंकि जो स्टोरी मैंने लिखी है उसमें सोनीपत वाला जो कपल है उसके हस्बैंड भी यही बोल रहे हैं
कि हम दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे जल्दी। दिल्ली में ना शांति से लोग रहते हैं, एक दूसरे से मतलब नहीं रखता। ऐसा दिल्ली में कहा जाता है, लेकिन अगर दिल्ली के सिस्टम में जाइए, सोसाइटी में जाइए, तो लगभग पता लग जाता है। खैर मैं भी बड़ा शौक थी, एक बार दिल्ली में मैंने एक स्टोरी की थी। ग्रेटर कैलाश में एक लेविश फ्लैट था जिसमें एक्वेरियम बना हुआ था पूरी वॉल पर, जकूजी और ये सोनाबाद सब था, ठीक है। मुझे पता लगा वहाँ माइनर लड़कियों को लाया जाता है प्रोस्टिट्यूशन के लिए। मैं वहाँ गई, मैंने स्टोरी शूट की, स्टार न्यूज़ पर स्टोरी ऑन एयर गई थी। और स्टोरी की ऑन एयर जाने के बाद पहली बार मैं आपको बताऊँ, हमारा जो ये महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग, इन्होंने एंटी ट्रैफिकिंग कमेटी बनाई थी मेरी स्टोरी के बाद पहली बार। तो मैंने जब वहाँ पर जा कर के देखा, मेरे कैमरे में मैं हैरान थी, यानी शॉट 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे माइनर स्कूल की लड़कियाँ आकर के उन्होंने दिखाई मुझे। तो जब मैंने देखा और मैंने वहाँ रेड की और फिर बाद में वो रैकेट बस्ट हुआ, तो मतलब आप यकीन मानिए जितनी दूर आप और मैं बैठे हैं, इससे बस 1 फुट और लगा लीजिए, 2 घरों के दरवाजे आमने सामने थे। इस घर में रेड हो रही है, इस घर में इतना बड़ा रैकेट चल रहा है, बट सामने वाले घर में कोई खबर नहीं। इतनी कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, और सामने वाले घर में कोई खबर नहीं, कोई मतलब नहीं उनको। बताइए, अब बताइए, ये मुझे नहीं मालूम है कि हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है। मैंने एक किताब इसलिए लिखी है कि इस किताब के जरिए आप थोड़ा सा झुंझलाएं, थोड़ा देखें, खंगालें चीज़ों को और समझें कि हम कर क्या रहे हैं। हम जिस पत्नी को 7 फेरे, उन मंत्रों का क्या फ़ायदा? आप बताइए, उन मंत्रों को क्या फ़ायदा जब 7 फेरे मंत्र लगा करके आप बीवी को घर ला रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, बारात में बैठ करके घोड़े पे जा रहे हैं, सब ऐसा करते हैं। मैं क्या ये मतलब सब शादी ऐसे करते हैं, लेकिन वाइफ स्वैपिंग करते सब ऐसा नहीं है। पर वाइफ स्वैपिंग को कैजुअल मत समझिए, मेरा ये मुद्दा है। इसको नॉर्मल मत समझिए, ये अच्छी चीज़ तो नहीं है। तो आप इसको ये मत, ये तो एक अगर आपको नहीं खुश है अपनी पत्नी के साथ, अलग हो जाइए, बिल्कुल शादी कर लीजिए दूसरी। नहीं पसंद है आपको, जो करना है और करिए, उस औरत को धोखे में मत रखिए। और ऐसे रिश्ते को क्यों निभा रहे हैं? अच्छा ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही तैयार है, तो फिर क्यों अलग हो जाए? एडल्ट्री है, कानून तो ये मना नहीं करता। अब तो एडल्ट्री है और कानून ने ये भी कहा है कि कोई शादीशुदा आदमी भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आज़ादी दी जा रही है, तो ट्रांसपेरेंसी तो आप ही देंगे ना। कानून ने आपको आज़ादी दी, लेकिन पारदर्शिता कौन लाएगा? आप लाएंगे।